हेलो, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रियांशु और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड लिवर के बारे में, और टाइम मिला तो हम लोग पैंक्रियाज भी पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। तो हम लोग के पास है आज का फर्स्ट टॉपिक, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स बेसिकली करते क्या है? ग्लैंड होते क्या है? मैंने आपको एक वीडियो में अच्छे से बताया था कि ग्लैंड्स होते क्या है। ग्लैंड्स होते हैं ऐसे क्लस्टर ऑफ सेल्स, आपको कह सकते हैं, जो बेसिकली क्लस्टर ऑफ सेल मतलब बहुत सारे सेल्स का एक ग्रुप जो सिक्रीट करेगा या तो हार्मोन या तो एंजाइम या लिक्विड, कोई भी टाइप का, लाइक HCl एक लिक्विड है और एंजाइम्स एक लिक्विड है। तो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है? हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड किस टाइप का ग्लैंड है? क्या वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है? क्या वो इंडोक्राइन ग्लैंड है? तो ध्यान से सुनिएगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड हम लोग का दोनों ग्लैंड है, एक्सोक्राइन एज वेल एज इंडोक्राइन ग्लैंड। इस टाइप के ग्लैंड्स को हम लोग कहते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। तो चलिए देखते हैं। तो ये है इंडो प्लस, मैं लिख देता हूं, इंडो प्लस एक्सो ग्लैंड। इससे आपको क्या पता चल रहा है? एक्सोक्राइन भी है, इंडोक्राइन भी है। क्या पता चल रहा है? मतलब ये एंजाइम भी निकालेगा, साथ ही साथ हार्मोन भी निकालेगा। तो चलिए फटाफट एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड का। उससे पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाया कहा जाता है? तो ये इसका लोकेशन है, मैं यहां पे लिख देता हूं। लोकेशन मोस्टली पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक के पाइलोरिक पार्ट में मोस्टली पाए जाएंगे हम लोग के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो देखते हैं पाइलोरिक पार्ट के भी इपिथेलियम में, म्यूकोसा लेयर में। ओके, म्यूकोसा लेयर आप समझ रहे हैं, मैंने आपको बताया था इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। पूरे एलिमेंट्री कैनाल का एक ही पर्टिकुलर डिजाइन है जिसमें 4 लेयर्स हैं, 4 लेयर्स हैं हम लोग के पास। द इनर मोस्ट लेयर, जिसको जो फूड से कांटेक्ट में रहता है उसको हम लोग ल्यूमन कहते हैं। ल्यूमन के पीछे है हम लोग का सब म्यूकोसा लेयर, सब म्यूकोसा लेयर के पीछे हम लोग का म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर के आगे होता है सबसे आउटर मोस्ट लेयर, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सिरोसा लेयर, जो बना होता है किसका? विसरल पेरिटोनियम, पैराइटल पेरिटोनियम एंड फाइब्रस लेयर। ओके, चलिए उतना मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक कंफ्यूजन आई होप आप लोगों को, मुझे लगता है, क्रिएट हुआ होगा कि स्टमक में एक एडिशनल लेयर होता है जिसको हम लोग कहते हैं एडिशनल मस्कुलर लेयर, जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्लिक मसल्स का बना। तो वो लॉन्गिट्यूडनल के बाहर होता है या लॉन्गिट्यूडनल के अंदर? तो मैं बताना चाहूंगा कि वो सर्कुलर मसल के अंदर होता है। ये ऑब्लिक, लॉन्गिट्यूडनल आउटर मोस्ट रहेगा ही रहेगा, उसके अंदर सर्कुलर रहेगा ही रहेगा, पर एडिशनली उसके भी अंदर एक मस्कुलर लेयर हम लोग के पास आ जाएगा स्टमक के अंदर, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑब्लिक मसल। स्पेशली क्यों होते हैं ये मसल्स, एक्स्ट्रा मसल्स हम लोग के स्टमक में? क्योंकि मैक्सिमम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हम लोग के स्टमक में हो रहा है, चर्निंग मूवमेंट एंड एज वेल एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन फोर्सेस चाहिए, इसलिए मसल्स ज्यादा है। आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं फटाफट। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बना लेते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते कैसे हैं? याद रखिएगा, ग्लैंड्स टिश्यू लेवल पे भी हो सकते हैं एंड ऑर्गन लेवल पे भी हो सकते हैं। 2 लेवल है ग्लैंड्स का, या तो वो टिश्यू लेवल होगा या सेल का ग्रुप का लेवल, या होगा वो ऑर्गन लेवल। मतलब ग्लैंड एक पूरा ऑर्गन भी बना सकता है, और एक ग्लैंड एक पूरा ऑर्गन भी हो सकता है, और एक ग्लैंड एक टिश्यू भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक जो हम लोग का गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अब समझिएगा क्या, अगर मान लीजिए ये म्यूकोसा लेयर है हम लोग का, ठीक है, मैं बना रहा हूं, ये हम लोग का म्यूकोसा लेयर के अंदर ही एम्बेडेड है ये हम लोग का ग्लैंड। ये ओपनिंग है म्यूकोसा लेयर, पूरा म्यूकोसा ठीक है, म्यूकोसा है। ये सबसे बाहर का पार्ट है जिसमें होगा हम लोग गैस्ट्रिक रियूगी, फोल्ड्स ऑफ म्यूकोसा, वो सब, और उसी के बीच में पोर्स होंगे, गैस्ट्रिक पोर्स। ठीक है, ये पोर्स है हम लोग के,
जिस पोर से ये ग्लैंड अपना सिक्रीशन बाहर निकालेगा स्टमक में। कहाँ पाए जाएंगे ये? मोस्टली पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट मैं आप लोगों को बोला था, फिर दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को यहाँ पे पाइलोरिक पार्ट। ये पार्ट पाइलोरिक पार्ट होता है, ठीक है। ये पार्ट कार्डियक पार्ट एंड दिस वन इज बॉडी, ठीक है। एंड अपर पार्ट इज फंडस। ये बात आप लोगों को याद होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में मैं फटाफट बना देता हूं, फटाफट सेल्स बना दिए जाते हैं, क्योंकि विदाउट सेल के कोई भी टिश्यू बन नहीं सकता, ठीक है। फटाफट मैंने बना दिया है, ठीक है। और बाकी के सेल्स को मैं रेड से दिखा देता हूं। फटाफट बना रहा हूं, आपको समझ में भी आ जाएगा कि स्ट्रक्चर बनता कैसे है, किस प्रकार का हम लोग के पास स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे डाउन जो है हम लोग का, उसको मैं अलग से कलर से ही बता देता हूं, ठीक। दो कलर से मैंने बनाया है जो सेल्स हार्मोन सीक्रेट करेंगे, ठीक है। मैंने ऐसा बनाया है, ठीक है, समझाने के लिए मैंने बनाया है कहाँ क्या पाया जाएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आता होगा। तो ये जो हम लोग के सेल्स हैं जो मोस्टली अपर पार्ट में पाए जा रहे हैं, ये जो ट्यूब जैसे सेल्स हैं, इनको हम लोग कहेंगे ऑक्जेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स। पेराइटल पार्ट में, ठीक है, पेराइटल सेल्स, ध्यान रखिएगा इस बात के बारे में। या पेराइटल पार्ट, ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं जिसको मैंने रेड कलर से बनाया है, ये है हम लोग का चीफ सेल्स। मैं एरो बना के बता रहा हूं, चीफ या पेप्टिक सेल्स। मैं सबके फंक्शंस आपको बताऊंगा, कौन क्या रिलीज कर रहा है, कौन क्या रिलीज नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोग का जो ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, वो एक कॉम्पाउंड ग्लैंड है, बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है, तो बहुत कुछ रिलीज करेगा। तो सब कुछ के बारे में हम लोग जानेंगे, और वो रिलीज्ड आइटम्स काम क्या करेंगे डाइजेशन में, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में। ओके, चलिए ठीक है। ये हम लोग के पास जो सेल्स हैं, इसमें से एक है हम लोग का अर्जेंटाफिन सेल्स, और एक है हम लोग का जी सेल्स। स्पेलिंग देख लीजिएगा, आई होप, मुझे लगता है गलत हो गया होगा, अगर तो ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा। प्रोनाउंसिएशन वही है। ये अर्जेंटाफिन सेल्स है यहाँ पे, ये हम लोग के जी सेल्स हैं। जी सेल्स को जी सेल्स क्यों कहा जाता है, ये भी आपको पता चलेगा थोड़ी देर में, ठीक है, मेरे साथ बनेंगे। तो ये है हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर गैस्ट्रिक ग्लैंड का। चलिए जानते हैं फंक्शन। तो ऐसे एक ही ग्लैंड नहीं होगा, ये पोर्स के रूप में बहुत छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं, ठीक ना। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, माइक्रोस्कोपिक है ये लोग, बड़े से ऑर्गन में फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। पर अगर आप पूरे म्यूकोसा लेयर को, पाइलोरिक पार्ट के पूरे म्यूकोसा लेयर को आप एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट माने, तो एक ऑर्गन जैसा ही काम कर रहा है, बहुत सारे सेल्स का ग्रुप ऑर्गन जैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो मेन हम लोग का स्ट्रक्चर है। और भी यहाँ पे नीचे पूरे यहाँ इस पार्ट में भी हम लोग के चीफ सेल्स ही होंगे, चीफ सेल्स। बीच बीच में कहीं पे अर्जेंटाफिन, मोस्टली ये पार्ट में बेसल पार्ट, इसको बेसल पार्ट में बोलता हूँ, बेस में, ठीक है। बेसल पार्ट आप समझ रहे हैं, बेस में, ठीक है। ये अपर पार्ट है, आप सुपीरियर पार्ट भी कह सकते हैं इसको। ये पेराइटल पार्ट है, इसलिए इसको पेराइटल सेल्स कहा जा रहा है। ऑक्जेंटिक सेल को पेराइटल सेल्स कहा जा रहा है, बगल बगल में है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इन सेल्स के फंक्शंस को जानते हैं, मेरे साथ बने रहिए। आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ये हम लोग के स्टमक के कुछ, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर समझ में नहीं है तो फिर से बता रहा हूँ कि अगर ये ईजोफेगस है, ये हम लोग का स्टमक है, तो ये पाइलोरिक पार्ट में कुछ इस प्रकार, समझ रहे हो, आप समझ रहे होंगे मे बी, बहुत छोटे छोटे इस प्रकार अपनी ओपनिंग्स को स्टमक के ल्यूमन्स में खोल रहे हैं। ये ओपनिंग खुल रहा है यहाँ पे, कहाँ पे, ल्यूमन ऑफ स्टमक में, याद रखिएगा। ये जो कैविटी है उसको ल्यूमन कहते हैं, पूरा एलिमेंट्री कैनाल का जो कैविटी है जिसमें से फूड पास करता है, उसको हम लोग ल्यूमन कहते हैं, याद रखिएगा ये बात। चलिए, ये अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को भेज रहे हैं, ठीक है।
तो मैं फटाफट इसको मिटा देता हूं और फिर हम लोग जानते हैं फंक्शंस के बारे में, कौन क्या रिलीज करता है, कौन क्या रिलीज नहीं करता। चलिए फटाफट इसको मिटा दूंगा। ध्यान से सुनते रहिएगा, फिर बता रहा हूं। बायोलॉजी में हर चीज का एक मीनिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, याद करने वाली कोई बात ही नहीं है, समझने वाली बात है सब कुछ। अगर आप डॉक्टर बनने वाले हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट से प्यार होना चाहिए। कोई भी काम अगर आप करने वाले हैं तो उसके सब्जेक्ट से आपको प्यार होना चाहिए। और ये प्यार कैसे आएगा, जब आप उस सब्जेक्ट को समझेंगे, रटेंगे नहीं। ठीक है, चलिए तो मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पेप्टिक सेल के बारे में। पेप्टिक सेल्स और चीफ सेल्स। चीफ सेल्स ये वाले जो रेड से मैंने बनाए हैं, ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं। ये रेड से जो छोटे छोटे सेल्स हैं, ये जो मैंने बनाया है, ठीक है, न्यूमरस है, बहुत सारे हैं। और इनके फंक्शंस के बारे में हम जानते हैं। यहां पे आप लिख लीजिएगा, इनको हम लोग जाइमोजेन सेल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी आप याद रखना चाहें तो रखें। ठीक है, ये जाइमोजेन सेल्स है क्योंकि ये रिलीज करते हैं प्रो एंजाइम्स। प्रो एंजाइम्स क्या है, चलिए देखते हैं। दे रिलीज प्रो एंजाइम्स लाइक, अब आपके फैमिलियर बातें आपको सुनाई देंगी कुछ जो आपने शुरू से सुन रखा है। पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन। ठीक है, अब पेप्सिनोजेन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, तब काम करता है, और प्रोरेनिन कन्वर्ट होता है रेनिन में, तब काम करता है। क्यों जरूरत है कन्वर्ट करने की, क्यों डायरेक्टली वो काम नहीं करता स्टमक में निकलते ही, क्यों इसको कहा जाता है प्रो एंजाइम्स। ठीक है, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव एंजाइम्स। ठीक है, आप इनको आप मान सकते हैं कि इनएक्टिव फॉर्म है। जी हाँ, इनएक्टिव एंजाइम्स, प्रो एंजाइम्स, प्रिमिटिव एंजाइम्स, जिनको बाद में एंजाइम्स में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्यों कहते हैं हम लोग इनको प्रो एंजाइम्स और जाइमोजेंस। प्रो एंजाइम्स एंड जाइमोजेंस दोनों सेम चीज है, ठीक ना। प्रो एंजाइम जो सिक्रीट कर रहा है उसको हम लोग जाइमोजेनिक सेल्स बोल सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं जाइमोजेन सेल्स। इसको मैं और यहाँ पे बता देता हूँ, जाइमोजेन का मीनिंग हम लोग का प्रो एंजाइम भी होता है। मैं इक्विवेलेंट का साइन दिखा देता हूँ, प्रो एंजाइम, बिल्कुल याद रखिएगा, जहां प्रो एंजाइम वर्ड है वहां पे जाइमोजेन वर्ड है, इसलिए जो सेल सिक्रीट कर रहा है प्रो एंजाइम उसको हम लोग जाइमोजेन सेल्स कह सकते हैं। ठीक है, प्रो एंजाइम सेल्स नहीं कह रहे हैं, जाइमोजेन सेल कह रहे हैं। ठीक है, ओके। दे रिलीज प्रो एंजाइम्स। प्रो एंजाइम्स क्या है, प्रिमिटिव एंजाइम्स या इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स। मैं फिर से यहां मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं यहाँ पे प्रो एंजाइम्स का मीनिंग, इनएक्टिव एंजाइम्स आपके समझने के लिए। ठीक है, ये क्या है, इनएक्टिव एंजाइम्स, समझ गए, जो आगे चल के एक्टिव होंगे। अब इसका फिजियोलॉजी हम लोग समझते हैं, क्यों हम लोग के जो प्रो एंजाइम्स हैं वो इनएक्टिव है, इनको एक्टिवेट क्यों करना पड़ता है। क्योंकि अगर ये हम लोग के बॉडी में सिक्रीट किए तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। ठीक है, रेनिन क्या करता है, रेनिन भी प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। तो होगा क्या कि जब अगर ये एक्टिवेट फॉर्म में निकल जाए तो हम लोग की बॉडी, हम लोग का जो स्टमक है उसका गट का जो लाइनिंग है सब कुछ प्रोटीन से बना है, सेल्स प्रोटीन के बने। ठीक, तो वो हम लोग के सेल के प्रोटीन को ही डिसॉल्व करने लगेगा, सेल के प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करने लगेगा, ब्रेक डाउन करने लगेगा उनका। ठीक है, तब ये हो जाएगी खतरनाक बात, और हम ये नहीं चाहते, हम लोग खुद के बॉडी को डिस्ट्रक्ट नहीं करना चाहते। तो इस डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए एंजाइम्स प्रिमिटिव फॉर्म में आते हैं, या आप कह सकते हैं इनएक्टिव फॉर्म में आते हैं, जिसको हम लोग आगे चल के एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं पेप्सिन को एक्टिवेट कौन करता है। मैं यहां पे लिख देता हूं, आप शायद जानते भी होंगे, पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन, मैं एक छोटा सा
पेप्सिनोजेन, मैं छोटा सा एक आपको रिएक्शन करके बताता हूँ। पेप्सिनोजेन कन्वर्टेड टू पेप्सिन बाय HCl, ठीक है। अब ये पेप्सिन प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। रेनिन क्या करेगा, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। सब कुछ मैं लिखा हूं। तो इट डाइजेस्ट, पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन प्रोटीन को, सॉरी प्रोटीन को पे पेप्सिन कैसे काम कर रहा है मैं बता रहा हूं। प्रोटीन अगर हम लोग के पास है अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो यहां अगर पेप्सिन काम किया, पेप्सिन काम किया, देख रहे हैं आप, एंजाइम, एंजाइम्स क्या होते हैं, ध्यान देखिए, मैं आपको पहले नहीं बताया एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स को हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। कैटलिस्ट क्या है, ध्यान से सुनिए मेरी बात है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। कैटलिस्ट्स ऐसे केमिकल कॉम्पाउंड्स होते हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं और हेल्प भी करते हैं रिएक्शन को स्टार्ट कराने में या रिएक्शन को आगे बढ़ाने में। तो पेप्सिन यहां पे काम किया हम लोग का, ये हम लोग का कन्वर्ट हो गया पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस में, या पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोसिस प्लस प्रोटियोसिस, ठीक है। पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोसिस में हम लोग का कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये शॉर्टर फॉर्म्स है, लेस कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स। अब बाद में पेप्टोन्स पे भी एंजाइम्स काम करेंगे, इंटेस्टिनल एंजाइम्स, जो इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जो है एमिनो एसिड्स। हम जानते हैं प्रोटीन किसका बना हुआ है, एमिनो एसिड्स का बना हुआ है, और एमिनो एसिड ही जरूरी है हम लोग के बॉडी में डाइजेस्ट, हम लोग के बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए। डायरेक्टली प्रोटीन को हम लोग का गट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता जब तक वो एमिनो एसिड में टूटे ना, ठीक है। तो आई होप आप मैकेनिज्म समझ रहे हैं। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, मैं यहां पे रेड कलर से बता देता हूं। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म है, HCl के द्वारा एक्टिवेट किया जाता है, तब बनता है ये एक्टिव फॉर्म पेप्सिन। और पेप्सिनोजेन कब रिलीज होगा, जब हम लोग के गट में फूड है। गट में जब फूड है तभी रिलीज होगा, गट में फूड नहीं है तो रिलीज नहीं होगा। इसको कौन कंट्रोल करेगा, अभी हम लोग आगे जानेंगे, जो जी सेल का काम है। बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिएगा, सब कुछ बहुत इजी है, मैकेनिज्म है, ठीक है। अगर ऐसे विदाउट फूड हम लोग के बॉडी में पेप्सिन रिलीज हो जाए स्टमक में, तो फिर वही काम करेगा ना वो। HCl तो हम लोग के स्टमक में है, HCl पेप्सिनोजेन को तोड़ देगा, पेप्सिन बन जाएगा, और फिर पेप्सिन हम लोग के खुद के स्टमक को डाइजेस्ट करने लगेगा। बहुत ही डेंजरस कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए। तो आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, इसको मैं मिटा देता हूं, प्रोरेनिन का काम जान लेते हैं। प्रोरेनिन मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, मैं यहां डायरेक्ट लिख ले रहा हूं, बाद में हम लोग फिजियोलॉजी जानेंगे डाइजेशन की, ठीक है। यहां पे मैं सिंपल लिख रहा हूं, प्रोरेनिन डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन, ठीक है। जो केसीन होता है, मिल्क प्रोटीन को हम लोग केसीन कहते हैं, ठीक है। मैं सब बताऊंगा आगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे, ओके। अभी मेरे साथ बने रहिए, पेशेंसली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सफर है ये, पढ़ाई का सफर है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, हम सबके लिए। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैं अगर आपसे नॉलेज शेयर करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा। यही रियल साइंस है। पढ़ाई हम लोग करते नहीं है, हम लोग पढ़ाई को शेयर करते हैं, समझ रहे हैं। बहुत जरूरी पॉइंट है, पॉइंट है, ये दिमाग में रखने वाली बात नहीं है, ये करने वाली बात है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो नॉलेज शेयर करते रहिए, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने का मेरा एक रीजन भी है कि मैं खुद के पढ़ाई को अच्छा कर सकूं, मैं खुद अच्छा हो सकूं। आपने ये फ्रेज जरूर सुना होगा कि अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे को पढ़ा दो, समझ जाओगे। कहीं ना कहीं बात सही है, आप समझोगे इस बात को। चलो ठीक है, तो हम लोग का हो गया ये चीफ सेल्स और पेप्टिक सेल। जानते हैं ऑक्जेंटिक सेल के बारे में, क्या है भाई ऑक्जेंटिक सेल।
ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स जो पेराइटल पार्ट में पाए जाएंगे, पेराइटल सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल का भी ऑक्जेंटिक नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे भी एक रीजन है, जो रीजन मुझे अभी तो याद नहीं आया, पर आप लोग इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं, रीजन आपको मिल जाएगा अगर आपको जानने की इच्छा है तो। क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि हर चीज का एक मीनिंग है बायोलॉजी में, और आप हर मीनिंग को समझते रहेंगे तभी आप याद रख पाएंगे सभी चीजों को। तो चलिए जानते हैं क्या क्या रिलीज करता है हम लोग का ऑक्जेंटिक सेल। ठीक, चलिए जानते हैं कि हम लोग का ऑक्जेंटिक सेल क्या क्या रिलीज करता है। ये करता है भाइयों CIF। क्या है भाई CIF? शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूं याद रखने के लिए, ये है Casal's intrinsic factor। What is it? It's a glycoprotein। एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है हम लोग Casal's intrinsic factor। ठीक है, ये क्या करता है? It helps in digestion, in absorption of cyanocobalamin। थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा हूं, बहुत छोटी सी बात है। कंफ्यूज, अगर बड़े बड़े शब्द आप अभी नहीं सुनेंगे तो आप मेडिकल कॉलेज में जाके कैसे सुन पाएंगे, ठीक ना। साइनोकोबालामाइन, व्हाट इज इट? इट्स विटामिन B12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का B12 वर्जन जो हम लोग उसको हम लोग कहते हैं साइनोकोबालामीन, को एब्जॉर्ब कराता है हम लोग के गट से, समझे। और साइनोकोबालामाइन हम लोग के कोलोन में भी बनता है बाई, ठीक ना, जो हम लोग के बैक्टीरियाज है, सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज, उनके द्वारा बनता है हम लोग का साइनोकोबालामाइन, ठीक है। साइनोबैक्टीरियाज कुछ साइनोबैक्टीरियाज के स्पीसीज पाए जाते हैं हम लोग के स्टमक में। तो देखिए कितना ज्यादा ये रिलेटेड वर्ड है, साइनोकोबालामाइन का सिंथेसिस साइनोबैक्टीरियाज कुछ जो है उनके द्वारा, ठीक है। तो साइनोकोबालामाइन विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कराता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भाइयों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूल मत जाइएगा। CIF याद रख सकते हैं आप, Casal's intrinsic factor released by ऑक्जेंटिक सेल थ्रू गैस्ट्रिक ग्लैंड इनटू द स्टमक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप वंडर कर रहे होंगे कि उसके बारे में हम लोगों ने क्यों नहीं लिखा हम लोगों ने उसके बारे में, फटाफट मैं लिख देता हूं। चलिए, इट ऑल्सो रिलीजेस HCl। इसके बिना काम होगा ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप जानते हैं क्यों जरूरी है? पेप्सिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बिना काम ही नहीं कर सकता, एसिडिक मीडियम में काम करता है, क्योंकि पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट भी करता है पेप्सिन हम लोग का, वो HCl हम लोग का पेप्सिनोजेन को भी कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, और पेप्सिन HCl के एसिडिक मीडियम में ही काम कर पाता है, एक्टिवेट रह पाता है। तो HCl हम लोग का बहुत जरूरी है। इसी HCl के कारण गैस्ट्रिक जूस का pH हो जाता है हम लोग का 1.2 to 1.5, सॉरी 1.2 to 2.5, जो एसिडिक है, रियली बहुत एसिडिक है, ठीक है, बहुत ज्यादा एसिडिक है गैस्ट्रिक जूस हम लोग का। चलिए एक पॉइंट मैं आप लोगों को चीफ एंड पेप्टिक सेल्स में और लिखा दूं। चीफ एंड पेप्टिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स में भाइयों हम लोग के पास इतना ही है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। HCl एंड Casal's intrinsic factor बिल्कुल याद रखिएगा। ऑक्जेंटिक सेल कौन है? ये वाले हम लोग ऑक्जेंटिक सेल्स है। इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है हम लोग के गैस्ट्रिक ग्लैंड का, याद रखिएगा, ठीक है। बुक में भी आप देखेंगे, इंटरनेट पे देखेंगे, आप लोग को इसी टाइप का स्ट्रक्चर मिलने वाला है। मैं अब छोटा सा एक पॉइंट और दिखा देता हूं, जो
बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा डेटा है। ठीक है, छोटा सा पॉइंट मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ, जो है हम लोग के चीफ सेल्स के बारे में। चीफ सेल्स ऑल्सो secrete less amount of gastric lipase and gastric amylase। इसका बहुत हम लोग के स्टमक डाइजेशन में बहुत बड़ा काम नहीं है, डाइजेस्ट करता होगा पर बहुत ही कम अमाउंट, फूड का बहुत ही कम अमाउंट डाइजेस्ट करता होगा। एमाइलेज है तो वो ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट करेगा, एंड लाइपेज है तो ऑब्वियसली वो फैट्स को डाइजेस्ट करेगा, ट्राइग्लिसराइड्स को डाइजेस्ट करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, नोट कर सकते हैं, या उसी पॉइंट में जब आप चीफ सेल्स लिख रहे थे आप चीफ सेल्स भी लिख सकते हैं। ये है हम लोग के ग्लैंड्स, ये है हम लोग के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं। कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऑर्गन्स के फॉर्म में होते हैं, जो 3 है मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा। लिवर जो हम लोग का ग्लैंड है ऑर्गन के फॉर्म में, सैलिवरी ग्लैंड भी ऑर्गन के फॉर्म में, एंड पैंक्रियास भी एक ऑर्गन का फॉर्म है। पर ये जो है एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये सेलुलर लेवल टिश्यू लेवल के हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड हो गया। ये 2 तरह के जो हम लोग ग्लैंड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, ऑक्जेंटिक सेल्स एंड चीफ एंड पेप्टिक सेल्स, ये हम लोग के गैस्ट्रिक ग्लैंड का एक्सोक्राइन पार्ट था। ये एक्सोक्राइन पार्ट थे जो रिलीज कर रहे थे एंजाइम्स। देख रहे हैं आप, डायरेक्टली रिलीज कर रहे हैं, लिक्विड रिलीज कर रहे हैं, एंजाइम्स रिलीज कर रहे हैं। तो ये हम लोग का एक्सोक्राइन पार्ट था। हम लोग के ग्लैंड का जो हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, इसका एक्सोक्राइन पार्ट था। अब हम लोग जानते हैं इंडोक्राइन पार्ट के बारे में, जो है अर्जेंटिफिन सेल्स एंड जी सेल्स। ठीक है, चलिए जानते हैं। अभी तक हम लोग एक्सोक्राइन पढ़ चुके, ठीक है, एक्सोक्राइन, चीफ, एक्सोक्राइन, ऑक्जेंटिक, आई होप समझ रहे होंगे, एक्सोक्राइन है ये दोनों। अब हम लोग आते हैं इंडोक्राइन पार्ट पे। इंडोक्राइन पार्ट पे हम लोग के पास है अर्जेंटाफिन सेल्स, एंड जी सेल्स। चलिए, आई होप समझ में आ रहा होगा। अर्जेंटाफिन सेल्स, ये हम लोग का स्पेलिंग ARGENTAFFIN सेल्स। क्या करते हैं ये भाई, क्या करते हैं अर्जेंटाफिन सेल्स, क्या करते हैं? ये बेसल पार्ट में पाए जाते हैं। आपको मैं लिखाने की जरूरत नहीं है, आप देख के कह सकते हैं ये बेसल पार्ट में पाए जा रहे हैं। ये क्या है? इंडोक्राइन पार्ट है, यहाँ दिख रहा है, ये बना दे रहा हूं मैं। इंडोक्राइन पार्ट है, इंडोक्राइन पार्ट ऑफ द सेल, इंडोक्राइन पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, क्या है? कोई पूछे इंडोक्राइन पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन से हो सकते हैं, तो आप बोलोगे अर्जेंटाफिन सेल्स एंड जी सेल्स। एंड एक्सोक्राइन पार्ट्स और सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या हो सकते हैं हम लोग के? ऑक्जेंटिक सेल एंड चीफ सेल, या पेराइटल सेल और पेप्टिक सेल। ठीक है, दोनों नाम है इसके, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। पेराइटल आप कुछ इस प्रकार याद रख सकते हैं, बाहर की ओर पेराइटल। ठीक है, अब ऐसे याद रख सकते हैं। अर्जेंटाफिन सेल्स ये रिलीज करते हैं भाइयों हॉर्मोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स, जैसे कि दे रिलीजेस देखिए, ये हम लोग के रिलीज कर रहे हैं सोमैटोस्टैटिन, और क्या रिलीज कर रहे हैं ये हम लोग का? सोमैटोस्टैटिन के बाद ये हम लोग का रिलीज कर रहे हैं हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ये 3 हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं। चलिए, ये तो डेटा हुआ, जान गए भाई, डेटा है। अर्जेंटाफिन सेल्स है, इंडोक्राइन पार्ट है। इंडोक्राइन पार्ट क्यों है ये समझने वाली बात है, इंडोक्राइन पार्ट क्यों है ये समझने वाली बात है, बाकी सब तो डेटा है। तो इस डेटा में हम लोग ने जाना कि 3 तरह के हार्मोन्स निकालना है हम लोग का अर्जेंटाफिन सेल्स, जो है सोमैटोस्टैटिन,
सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या क्या काम करते हैं? हिस्टामिन है भाई वैसोडाइलेटर, वैसोडाइलेटर। सेरोटोनिन इज वैसोकॉन्ट्रिक्टर, कंस्ट्रिक्टर। मतलब क्या है? मतलब क्या है? वैसो मीन्स ब्लड वेसल्स, वेसल्स। ठीक है, याद रखिएगा। वैसो का मतलब बता रहा हूं या लिख रहा हूं? वेसल्स। वैसो डायलेटर, डायलेट मतलब फैलाने वाला, डायलेट कर रहा है। और अब जानते हैं कि पाइप, अगर पाइप को हम लोग डायलेट करेंगे तो वाटर फ्लो कम होगा ना, तो मतलब ब्लड प्रेशर भी कम होगा। तो कहीं ना कहीं वैसोडाइलेटर ये हम लोग के जो गट तक का ब्लड सप्लाई है उसको, उसका प्रेशर को कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं। इससे क्या होगा? एब्जॉर्प्शन रेट घट जाएगा। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर अपोजिट, कंस्ट्रिक्ट कर रहा है ब्लड वेसल्स को, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा तो एब्जॉर्प्शन रेट भी इंक्रीज करेगा, ब्लड फ्लो पहुंचेगा ना, हम लोग के गट के चारों तरफ ब्लड फ्लो बढ़ेगा ना। और जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा, ज्यादा ब्लड पहुंच रहा है, ज्यादा कुछ एब्जॉर्ब हो पाएगा। बेसिक्स ही। आई होप आप लोग समझ सकेंगे, समझ चुके होंगे। अब चलिए जानते हैं सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन का क्या काम है। इसको मिटा देता हूं। सोमैटोस्टैटिन क्या कर रहा है? छोटा सा काम है सोमैटोस्टैटिन का। इनहिबिट्स, खुद को ही इनहिबिट्स कर रहा है ये, देख लो कैसे। इनहिबिट्स हार्मोन सिक्रीशन फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं अगर वो एक्स्ट्रा सिक्रीट होगा तो सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा? इनको कम करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हम लोग के गैस्ट्रिक ग्लैंड में हार्मोन सिक्रीशन को डिक्रीज कर रहा है, इनहिबिट या इनहिबिट कर रहा है। समझ गया? ओके, चलिए जानते हैं जी सेल्स के बारे में। आई होप इतना समझ गया, इतना आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए जानते हैं जी सेल्स के बारे में। जी सेल्स को जी सेल्स क्यों कहा जाता है? ये आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। जी सेल्स सिक्रीट गैस्ट्रीन हार्मोन, गैस्ट्रीन हार्मोन। देखिए कितने आसानी से आप याद कर सकते हैं। जी स्टैंड्स फॉर गैस्ट्रीन हार्मोन। क्या करता है गैस्ट्रीन? स्टिम्युलेट्स, मैं लिख देता हूं, गैस्ट्रीन stimulates release of gastric juice from gastric glands. समझे कितना आसान है? G cell stands for gastrin सिक्रेटिंग सेल्स। गैस्ट्रीन क्या काम कर रहा है? गैस्ट्रिक जूस को रिलीज होने में मदद कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को रिलीज करने के लिए गैस्ट्रिक जूस। अब ज्यादा गैस्ट्रिक जूस रिलीज होना भी हम लोग के बॉडी के लिए गलत हो सकता है। फूड कम है, गैस्ट्रिक जूस ज्यादा रिलीज हो रहा है, क्या होगा? पेट में अल्सर कॉज कर सकता है। पेट का जो लाइनिंग है, हमारे स्टमक का जो लाइनिंग है वो डिसोल्यूट हो सकता है, डाइजेस्ट हो सकता है, या HCl के द्वारा, आप समझ सकते हैं, HCl के द्वारा डिस्ट्रॉय हो सकता है। और जब वो डिस्ट्रॉय होगा तो क्या होगा? उसको हम लोग कहते हैं अल्सर, पाइलोरिक अल्सर। ठीक है, अल्सर क्या है? हम लोग के पेट में एक होल हो जाना, आप समझ सकते हैं, होल हो जाना जहां से ब्लड इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इस होल को कॉज करने से हम लोग को बचाना है। इसको कौन बचाएगा? चलिए इसका उल्टा, वाइस वर्सा इज इंटेरोगैस्टेरोन। नोट कर लीजिएगा, इंटेरोगैस्टेरोन इनहिबिट्स गैस्ट्रीन सिक्रीशन।
एक गैस्ट्रीन है तो एक इंटेरोगैस्टेरॉन है, उल्टा, समझे ना? कैसे आप याद रख सकते हैं? इंटेरोगैस्टेरॉन, उल्टा करने वाला, ठीक है ना? आप चेन्स बना सकते हैं, हर चीज का एक आपको एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं, पर आप चेन्स बना सकते हैं कि एक गैस्ट्रीन है तो एक इंटेरोगैस्टेरॉन है, ठीक है? समझ सकते हैं, जस्ट उल्टा। आसान है बहुत, इसको याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप याद कर सकते हैं। इंटेरोगैस्टेरॉन रिलीज होगा, इट इज रिलीज्ड फ्रॉम म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम। हम जानते हैं डिओडेनम क्या है, जहां पे मैक्सिमम डाइजेशन होता है हम लोग के बॉडी में। अभी भी जानेंगे क्यों मैक्सिमम डाइजेशन होता है। आई होप आप लोगों को मैंने बताया नहीं बताया, पर मैं फिर बताऊंगा क्यों होता है मैक्सिमम डाइजेशन। तो ये अब जाके हम लोग का कंप्लीट हुआ है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये था गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं गैस्ट्रिक ग्लैंड तक बता रहा हूँ। सेपरेट वीडियो है तो बेटर है, आप ज्यादा आसानी से याद कर सकते हैं, ज्यादा आसानी से आप देख सकते हैं। कम टाइम का वीडियो तो कंज्यूम करने में, जो कंटेंट है कंज्यूम करने में, इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने में इजी होगा, आसानी होगी आपको, ठीक है? इसलिए मैं गैस्ट्रिक ग्लैंड का सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो के इसके बाद हम लोग जानते हैं लिवर के बारे में सेपरेट वीडियो में, एंड पैंक्रियाज हो सके तो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं हूं आपका साइंटिफिक भैया, मिलते हैं फिर, पढ़ते रहिए, ठीक है?